vegetative structure which located somewhere into left ventricle may migrate into brain and cause ischemic stroke. तो ये आप ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो न्यूमरस क्वेश्चंस हैं और देखिए यहाँ पे हाइपरटेंशन आंसर था और मैं कुछ और बता रहा था। अगर एम्बोलिक स्ट्रोक है तो आप एट्रियल फिब्रिलेशन पे जा सकते थे। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन ऑप्शन नहीं है तो आप सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को भी चूज कर सकते हो। इसी प्रकार आपको हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी से याद आया। अगर आपको पूछे कि एक इंडिविजुअल के अंदर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है या एक इंडिविजुअल को स्ट्रोक है, इसको सुन के आंसर दीजिएगा बच्चे। एक इंडिविजुअल को स्ट्रोक है और उस स्ट्रोक का कोई इन्फेक्शन जिम्मेदार माना गया है, मतलब एक इंडिविजुअल को स्ट्रोक है बेटा और उस स्ट्रोक के लिए कोई इन्फेक्शन जिम्मेदार माना गया है, तो वह इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? जो भी बताएगा। इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एंडोकार्डाइटिस नहीं, सिस्टमिक इन्फेक्शन। वेस्कुलाइटिस पे आ जाता हूं आप, तो याद रखना ट्यूबरकुलोसिस और एड्स वाले इंडिविजुअल के अंदर वेस्कुलाइटिस होता है और वेस्कुलाइटिस का वजह से उनके अंदर स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी पूछ ले कि एक पेशेंट के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो क्या कंजेनाइटल इश्यूज उस पेशेंट के अंदर था जिसका वजह से ऐसा हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए ए वी मालफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? ए वी मालफॉर्मेशन। यहां आप देखेंगे माइक्रो एन्यूरिज्म। क्या देखेंगे? माइक्रो एन्यूरिज्म। अभी प्रश्न पूछ ले हेमरेजिक स्ट्रोक, अच्छे से सुनिएगा। हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर हाइपरटेंशन ऑप्शन डाला है तो क्या हाइपरटेंशन है वो मोस्ट कॉमन हेमरेजिक का है कि इस्चेमिक स्ट्रोक का है? तो इसका आंसर तो इस्चेमिक स्ट्रोक है। तो क्या हाइपरटेंशन है वह हेमरेजिक स्ट्रोक लीड नहीं करता? करता है बच्चे, करता है। लेकिन याद रखना सडन बीपी अगर बढ़ती है तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। आप बोलते हो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो माइक्रो एन्यूरिज्म, जैसे बेरी एन्यूरिज्म की बात हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। एवी मालफॉर्मेशन, आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन, तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से जा रहे हो। आप समझने का कोशिश करिएगा। मैं बहुत सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेट होइए। आप चाहे लो व्यूवरशिप या नहीं लीजिए, अगर यहाँ पढ़ाने आए हो तो कम से कम 1 घंटे आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, तो इससे आपको फ़ायदा होएगा और पढ़ाने वाले को भी सही महसूस होएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें मैं बताने का एट टाइम कोशिश कर रहा हूँ आपको। रिस्क फैक्टर पूरे मैंने बताने का कोशिश करा, कॉजेज़ के अंदर मैं चीज़ को एक्सप्लेन करा, TIA के बारे में हमने बोला कुछ बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए थी, एरिया के बारे में बोला, अलग अलग लोब के अगर अफेक्ट होता है तो क्या फंक्शन कंप्रोमाइज़ होएगा। फिर मैंने वेसल्स का भी बात बोला कि आपके अंदर पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर ऑक्लूजन है तो क्या होएगा। तो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन था जो उन्होंने मिस करा उन्होंने सही में मिस किया है बच्चे, यू विल नॉट गेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और आप बताइए। चलो ये अभी हमने बताया उसी के ऊपर बेस है। कौन इसका आंसर बता पाएगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि एक पेशेंट, अभी इसमें पूछा है मोस्ट रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन पूछा है। इसका मतलब ये सब इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं लेकिन आपको पूछ रहा है मोस्ट रिलेवेंट। मोस्ट रिलेवेंट कौन सा है बच्चे? Which of the following most relevant investigation can be advised to patient having embolic stroke? एम्बोलिक स्ट्रोक का बात पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जांच आपको ज़्यादा रिलेवेंट लगती है। मोस्ट बोला है, इसका मतलब जांचें तो सब की जा सकती है। सर किया यूट्यूब से लाइव क्लासेस बंद हो जाएगा किया, इसका क्या मतलब समझो बेटा, थोड़ा क्लियर लिखो, थोड़ा क्लियर लिखो। EEG क्या आंसर है? जल्दी से बताइए इसका मतलब। जांचें तो ये सब होंगी, जांचें तो ये सब होंगी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि इनमें से मोस्ट रिलेवेंट जांच कौन सी है और क्यों है? कौन सी और क्यों है उसका आंसर बताइए, मैं मान जाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया बेटा। लिपिड प्रोफाइल लिख रहे हैं कुछ भाई लोग, कुछ BUN भी कह रहे हैं, बहुत से बी आंसर दे रहे हैं। EEG इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी, और कोई ए आंसर दे रहा है क्या? मैं देखने का कोशिश कर रहा हूँ।
बस ये 3 छोटू यादव आया भाई, और बाबा भी आए थे, उन्होंने ये आंसर दिया है। जब आप प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो मैं आपको इतनी सूचना देना चाहता हूँ, टाइमर के साथ अटेंड करें। मैं तो एलोबरेट कर रहा हूँ इसलिए टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। आप जैसे प्रश्न पढ़ते हो तो आप कम से कम 1 मिनट में आंसर को चूज कर लो हमेशा, तो आपकी आदत बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पे भी मल्टीपल रिस्पॉन्स आ गए, इसका मतलब यही है कि आपको इसका भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जबकि मैं आपको कुछ समय पहले बता चुका हूँ। एम्बोलिक स्ट्रोक है तो एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, आपको मालूम है। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि मरीज के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है या नहीं है, इसलिए मैं ये क्या करूँगा, ईसीजी कराऊँगा इस पेशेंट के अंदर। जब मैं इस पेशेंट में ईसीजी कराऊँगा तो ईसीजी से मेरे को मालूम पड़ेगा, अगर एट्रियम की मैं अगर इस पेशेंट के अंदर ईसीजी कराऊँगा तो ये जो एट्रियल डिपोलराइजेशन वाला एरिया है बेटा, वहाँ पे मेरे को मल्टीपल फोकाई का वजह से क्या मिलेगा, फिब्रिलेटरी लाइन मिलेगा। अगर मेरे को वहाँ पे फिब्रिलेटरी लाइन मिलता है पी वेव की जगह, तो मैं समझ जाऊंगा इंडिविजुअल को एट्रियल फिब्रिलेशन है। और एट्रियल फिब्रिलेशन अगर है तो उसके अंदर क्या होने वाला है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा। एट्रिया में ब्लड है वो स्टगनेट हो जाता है, वो फब्राइल होता है, एक प्रकार से शेक बन जाता है उसका। और जब ब्लड है वो एट्रियम में स्टेसिस होएगा, मतलब स्थिर होएगा, और एक तरह से वो अंदर एक शेक बनेगा, तो आप देखेंगे वहाँ थ्रोम्बाई बन जाएगी। और ये जो थ्रोम्बाई है उसका एम्बोलाइजेशन होएगा, और एम्बोलाइजेशन होएगा तो एम्बोलिक स्ट्रोक होएगा। इसलिए मोस्ट रिलेवेंट कौन सा हो गया बेटा, ईसीजी। मोस्ट रिलेवेंट ईसीजी है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर नेक्स्ट आता है बच्चे, और नेक्स्ट इसको पढ़ने का और समझने का कोशिश करिएगा आप, ठीक है। जांचें सब होती है लेकिन ईसीजी क्यों रिलेवेंट है, इसलिए है क्योंकि ईसीजी से हमको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है, और एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम सतर्क हो गए, अरे यार इसीलिए इस बच्चे को तो यार ऐसा हुआ, हम ऐसा समझेंगे बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप देखिए। Which of the following investigation perform on priority basis in patient having stroke like manifestation? मतलब एक इंडिविजुअल इज हैविंग सर्टन मैनिफेस्टेशन जो कि स्ट्रोक जैसे हैं, तो उनके अंदर आप प्रायोरिटी बेस पे, प्रायोरिटी का मतलब आप समझ रहे हो, प्रायोरिटी का मतलब है पेशेंट के अंदर तुरंत क्या करेंगे और कौन सी जांच कराएंगे। यूट्यूब पर आपने लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये बाद में बंद हो जाएंगी बेटा, बंद हो जाएंगी, नहीं रहेंगी यूट्यूब पे, है ना, ये प्राइवेट हो जाएंगी बच्चे। तो आप डेली अटेंड करो, डेली 7 बजे, आपको मालूम है हर रोज 7 बजे एवरीडे 7 PM को यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो वह जो क्लासेस है उसमें MCQs तो क्या करवाते हैं, MCQs के बहाने बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करते हैं बेटा, समझ पा रहे हो आप। तो ये जो कंटेंट है उसको गेन करने का कोशिश करो। फ्री का मतलब सस्ता नहीं है, हल्के में मत आंको। जब पैसे की बात आती है तो भी आप ऐसा बोलते हो, फ्री के अंदर आप अटेंड नहीं करना चाहते। आप पहले एक बार आराम से शांति से बैठे एक कमरे में और डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। प्रश्न में शब्द इंपॉर्टेंट था, अभी मैंने बोला बेटा शब्द क्या इंपॉर्टेंट था, शब्द इंपॉर्टेंट था प्रायोरिटी। मैं आपको 2 बात बताता हूँ। एक पेशेंट के अंदर स्ट्रोक लाइक प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले अ ब स को मेंटेन करें। और इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो पहला ग्लूकोज देखें, और फर्दर आप तुरंत क्या कराएं, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। क्या कराइए, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। इसका करेक्ट आंसर है सीटी, NCCT। ये नहीं करवाते हैं तुरंत, क्यों, फ्री का मतलब सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया, आप समझ पाए इस बात को। तो याद रखना, एक पेशेंट आपके सामने आया जिसको देखने से आपको यूँ लग रहा है कि यार इसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको TIA हो सकता है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर हम विद इन टाइम फ्रेमवर्क NCCT कराते हैं। और NCCT करा के
हम ये कंक्लूड करना होता है बेटा कि उसको इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक। ऐसा क्यों कंक्लूड करना पड़ता है? क्योंकि स्ट्रोक के मैनेजमेंट का सबसे की पॉइंट यही है, जल्दी से ज्ञात करो और जल्दी से मैनेज करो। जितना जल्दी मैनेज करेंगे, जितना जल्दी आप मेडिकेशन देंगे, उतने ही ब्रेन के फंक्शन को आप प्रिजर्व कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रायोरिटी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा? सीटी स्कैन। ये प्रायोरिटी वाला इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इमरजेंसी में इमेजिन करो, आपके सामने एक पेशेंट आया, मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखो ऐसे करके। जब आप इमरजेंसी में डिप्लॉय हो और आपके सामने एक पेशेंट आया जिसके अंदर मैनिफेस्टेशन कैसा था, तो आप शॉर्ट में याद रखो बी फास्ट, FAST। मतलब इमरजेंसी में आप पोस्टेड हो और एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन है, तो आप ऐसा याद रखो, मिनोमिक बी फास्ट। जल्दी से बताइए बी फास्ट का मतलब क्या है? बी फास्ट का मतलब क्या है? बी फास्ट का मतलब है, बी फास्ट का क्या मतलब है बेटा? तो बी का मतलब उसके अंदर बैलेंस का प्रॉब्लम है, उसके अंदर विजन का दिक्कत है, उसके अंदर फेशियल पैरासिस है, फेशियल पाल्सी है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुछ खुद भी कुछ कर लो, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सुनेगा उसी को समझ में आएगा कि FP का मतलब क्या है। फेशियल पेन नहीं अरविंद बेटा, फेशियल पेन नहीं होता है, वो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है बेटा, तू जो बता रहा है वह। क्या ब्रीदिंग? सुनिए, मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ कि व्हेन यू डील इन इमरजेंसी, जब आप इमरजेंसी में पोस्टेड हैं, एक पेशेंट आया, उसके अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली हम देखते हैं TIA के अंदर, ठीक है बच्चे। और ये हो सकता है प्रेजेंटेशन किसका? स्ट्रोक का। क्या है ये? तो बैलेंस, मतलब वह व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पा रहा, शायद उसको एटेक्सिया है। उसके अंदर विजन आई, ये बी बैलेंस, ई का मतलब आई का विजन इम्पेयर्ड है, लॉस है, फ्यूगेस है, न जाने क्या क्या है। एफ का मतलब क्या हुआ? फेशियल पैरासिस, फेशियल पाल्सी, उसका जो फेस का मसल्स है वह ड्रॉप हो गया है, कमजोरी आ गई, चेहरे पे लकवा है। ए उसके अंदर वीकनेस कहाँ पे बेटा? आर्म में वीकनेस है। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उन एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो आर्म्स हैं, लोअर आर्म्स हैं, उनमें वीकनेस है। और अगर उसका जो एस स्पीच है, स्पीच कैसा है? स्लर्ड है। और आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं उसके अंदर डिसार्थिया है। तो टी का मतलब होता है टाइम। जल्दी से इन्वेस्टिगेट करें और मैनेज करें, क्योंकि जांच करके मैनेज करोगे वही पूरा प्रोटेक्शन है। जितना जल्दी जांच करेंगे, मैनेज करेंगे, उतना ही बचा लेंगे पेशेंट को। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है, 7 तारीख के बाद आप फ़ोन करके परेशान ना करें, ठीक है जी। तो आप कोशिश करें, आपके पास समय है और इस समय के अंदर आप जांच कर लें और मैनेज कर लें। अब जांच में सबसे पहले क्या करेंगे? अगर इमरजेंसी में ऐसा कोई पेशेंट है जिसके अंदर ये है, तो आपका आंसर होएगा, साहब हमारे पास अगर बात करें तो हम क्या करेंगे? एक तो ग्लूकोज देखेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया में ऐसे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, और तुरंत आप सीटी के लिए प्रेफर करेंगे। और सीटी करके आप ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसको हेमरेजिक स्ट्रोक है या इसको इस्चेमिक स्ट्रोक है। और अगर आप जानते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक है और इस्चेमिक स्ट्रोक है, तो डिपेंड अपॉन डेट आपको मेडिकेशन देना पड़ेगा। और मेडिकेशन भी आप क्या करेंगे बेटा? स्ट्रोक आने से 4.5 घंटे पहले अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया जाता है, और यह हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो जो करना है जल्दी करना है। एम्स नॉर्सेट में भी यही ध्यान में रखना, इधर इधर उधर इधर मत भागिए, आप कहीं पे भी कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई करिए, तो ही आप निकाल पाएंगे। सुन रहे हो आप? तो मैं ये बता रहा था आपको, हमें जल्दी से ज्ञात इसलिए करना होता है ताकि हम ये समझ पाएँ कि इसको इस्चेमिक है या हेमरेजिक है।
और जैसे ही हमें समझ में आता है कि भैया को इस्चमिक है, तुरंत आप टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दें, आप उसके अंदर थ्रोम्बोलाइसिस करें। और अगर आपने थ्रोम्बोलाइसिस 4 घंटे के भीतर कर लिया बच्चे, तो आप काफ़ी कुछ एरिया है जिसको आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इस्चमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, इस्चमिक स्ट्रोक में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ सुन लीजिए, जैसे ये एरिया नेक्रोटाइज्ड है, इधर इन्फाक्शन हुआ, तो इन्फाक्शन के पेरिफेरी के अंदर आप देखेंगे तो इस्चमिक जोन बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इस्चमिक पेनुम्ब्रा। क्या बोलते हैं? इस्चमिक पेनुम्ब्रा। अगर आपने थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया तो ये जो पेनुम्ब्रा है वो पूरा के पूरा हट जाएगा, और अगर आपने थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करा तो धीरे धीरे देखोगे ये जो इस्चमिक एरिया था वहाँ पे भी इन्फाक्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंजियोग्राफी अभी नहीं, एंजियोग्राफी नहीं राधिका त्रिपाठी, वी शुड नॉट थिंक अबाउट एंजियोग्राफी बेटा, सिंपल। आई एम बार्किंग लाइक व्हाट, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का और आप अभी भी एंजियोग्राफी पे अटकी पड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस पेनुम्ब्रा को नहीं वस्ट होए, इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। तो मैं आपको MCQs वाइज बोला हूँ और कुछ बातें हमने बताई थी जो हाँ हमें ध्यान में रखनी है। हाँ, एक जगह थोड़ा सा इवेंट हुआ था, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ बोल रहा हूँ बेटा। मैंने वो टेम्पोरल और ऑक्सीपिट का जो बात बताया था, जो बाद में मैंने रेक्टिफाई करा, आप उसको भी एक बार रेक्टिफाई करिएगा। कोई भी गलत चीज़ आप यहाँ से लेके मत जाइएगा। मैंने क्या गलत बोला था वो मैं वापस बोल देता हूँ बेटा। मैंने विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर टेम्पोरल बोल दिया था, लेकिन वजह है ऑक्सीपिटल, बस इतना एक गलती हुई थी। दूसरा गलत हुआ था कि मैंने ये बोल दिया था कि पैलिनोप्सिया जो होता है उसमें भी टेम्पोरल बोला था, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीपिटल। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। और कोई भी डेटा अगर इसमें चेंज होता है तो आप एक काम करिएगा, आप मेरे को इन क्वेश्चन को टैग करते हुए मेरे को डाल दीजिएगा, तो मैं इसके आंसर आपको कभी भी बता दूंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था बच्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर टाइम, अलॉटेड टाइम जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जब भी क्लास होएगी मिलेंगे। शुभ रात्रि।